चलिए आज के जी सर। टॉपिक प्रारंभ करते हैं मुगल काल के प्रश्नोत्तरी के बारे में। देखिए जो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये जो पहला प्रश्न है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा जो दी गई थी वो कौन सा था? बताइए। सर बेहजाद को। बेहजाद को? पक्का? जी सर। बेहजाद के बारे में कुछ जी बताइए। सर। अगर हम बेहजाद कह रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, बताइए। सर अ, ये किसके समय में आया था ये? सर मतलब ये तो वैसे हुमायूं के समय में, वैसे अकबर के शासनकाल में अधिक कार्य किया और जहांगीर के समय भी थोड़ा बहुत कार्य किया इसने। और बाबर के साथ जो दो कलाकार आए थे, मीर सैयद अली, उसका शिष्य रहा था ये। उससे इसने चित्रकारी सीखी थी। और ये इसका जो उल्लेख मिलता है मिष्टी, ये किसके उसमें मिलता है, किसकी आत्मकथा में मिलता है? हाँ, बाबर की आत्मकथा में मिलता है सर। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अब जब हम ईरानी, फारसी और मुगल शैली के चित्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बेहजाद को ही पूर्व का क्या कहा गया था, राफेल की संज्ञा दी गई। अभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति को कहा गया, जैसे अभी क्वेश्चन बना था तो आपको बता दें बेहजाद वो व्यक्ति था जिसे पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई थी, उसे कहा जाता था। अब जो बेहजाद था ये व्यक्ति जो था ईरानी शैली का, ये अपने समय का जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कहें सबसे उत्तम चित्रकार के रूप में इसे हम जानते हैं, क्योंकि ये जिस समय का इसका जो दौर था उस दौर में इससे बड़ा कोई भी चित्रकार इसके समकक्ष नहीं था। ये कहें तो सबसे बड़ा चित्रकार उस समय था। ये जो था ना पहला, अगर तैमूर वंशी सुल्तान जो था, हुसैन या मिर्जा का ये क्या था, आपका ये दरबारी था, या उस जो शासक था, अगर हम कहें मिर्जा का दरबारी, ये चित्रकार के रूप में हम इसको जानते हैं। और देखिए इसकी जो बारे में हमें जो जानकारी मिलती है आज, अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, जब हम बाबर की आत्मकथा पढ़ते हैं बाबरनामा, तो बाबरनामा में बेहजाद का उल्लेख बहुत शानदार तरीके से किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पूर्व का राफेल की जो संज्ञा दी गई थी वो किस व्यक्ति को दी गई थी, आपके बेहजाद को ये दिया गया। अब ये बताइए जो अब्दुल हसन है ना, अब्दुल हसन के पिता का क्या नाम था? देखिए चार ऑप्शन दूंगा, अब्दुल हसन के पिताजी का नाम के अगर बताऊं, ये बसावन था या कारिजा था या फिर मनोहर था या मंसूर था, कौन था? ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है। सर अकारिजा था सर। अकारिजा था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बताइए। ये अकारिजा जो था ये किसका पिता का नाम था? अकारिजा किसका पिता था? बिल्कुल सही है, अबुल हसन। अबुल हसन का ये क्या था, पिताजी था। और ये जो व्यक्ति था ये हेरात का ये क्या था, निवासी था। और साथ ही अब्दुल हसन को क्या कहा जाता है, जागीर ने किस उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था, कोई बताए? जो अबुल हसन था, इस व्यक्ति को जहांगीर द्वारा किस अलंकृत से, ये कहें कि कौन सी उपाधि से इसे संबोधित किया गया था या सम्मानित किया गया था, बताइए मिस्टी। नादिर उल जमा था। कि बिल्कुल सही है, जो नादिर उल जमा की उपाधि से इसे किया गया था, सम्मानित किया गया। और उसी के समय में इसका जो जागीर था, जिसमें ये व्यक्ति था, उस समय इसकी जो जागीर द्वारा इसकी एक पेंटिंग बनाई गई थी। तो कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी, बताइए? इसने जहांगीर की एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसका ताज या कहें उसका जो सिंहासन रोहण हो रहा था, जिसमें गद्दी पे बैठाया जा रहा था, तो उस समय का एक चित्रांकन इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मुझे ये बताइए, जब दिल्ली का जो लाल किला है ये किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के पुत्र के द्वारा। है? जहांगीर के पुत्र के द्वारा। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। इसके बारे में बताइए कुछ।
जो दिल्ली का ताजमहल की हमने कल चर्चा की थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, दिल्ली के ताजमहल के बारे में। सर दिल्ली का ताजमहल है, वैसे जो हमारा शाहजहां था वो दो प्रकार मतलब दो ताजमहल बनाना चाहता था, पर वो नहीं पूरा कर सका। वो एक जो उसने सफेद संगमरमर का बनाया, उसी की परछाई वो कलर का एक ताजमहल बनवाना चाह रहा था, पर वो अपने बेटे के कारण उसको पूरा नहीं करवा सका। और ताजमहल बनाया, उसकी जो दीवारें हैं उस पे कुरान की आयतियां उकेरी गई है। जो उसका दरवाजा है, जो दीवारें नहीं है, जो हाँ दरवाजे अच्छा। पे जो ताजमहल के जो दरवाजे हैं, दरवाजों पर क्या किया गया, कुरान की आयतों को उसमें क्या किया, इसने खुदवाया था, उसको उसमें वर्णित किया गया था। हाँ अब देखिए जी जी सर, और ताजमहल को बनाने में जो आपने कल बताया था ना परसों कि 9 करोड़ रुपए लगे और 22 साल इसको बनाने में इसका समय लगा। ठीक है मिष्टी, आप बताइए कुछ। सुरेंद्र आप बताओ, जल्दी बताइए, फिर टाइम नहीं है। सर शाहजहां स्थापत्य का प्रेमी था और इस काल में स्थापत्य ज्यादा बने थे, जैसे जामा मस्जिद हो गया और ये लाल किला हो गया। मिष्टी आप बताओ मस्जिद भी नहीं बनवाई है ना। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई है सर। हाँ वो तो ठीक है। अब देखो, हम जब बात करें थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। जब अगर हम बात करें जो जहांगीर के पुत्र की, अगर हम बात करें उसको शाहजहां के रूप में हम जानते हैं, वही था। और दिल्ली में इसने क्या करा, दिल्ली में इसने एक अपने नाम का एक शहर या कहे नगर की स्थापना करी थी। उस नगर को किस नाम से जाना जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में जो शाहजहां द्वारा जो नगर को स्थापित किया गया था, उस नगर का क्या नाम था। तो वो शाहजहांनामा बादा, शाहजहां नामबाद करके वो था, नामबाद करके उस शहर का नाम था। और इस शहर की जो स्थापना करी थी, तो उसने 1648 में उस शहर को क्या किया था, स्थापित किया था। और वहां पर अनेकों बहुत ही सुंदर और जो वैभवपूर्ण भवनों का इसने क्या किया था, निर्माण करके उसको बहुत ज्यादा सुंदर सुसज्जित करके करने का प्रयास किया। और जहां पर हम शाहजहांनामा बादा की अगर बात करते हैं, जहां पर इसने अपनी जो नगर को जो विस्थापित किया था, वहां का जो नगर की अगर हम बात करें, तो वहां का जो प्रमुख, जो अगर हम कहें स्थापत्य कला के भवन के रूप में जिसको हम जानते हैं, तो वो दिल्ली का लाल किला के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये जो दिल्ली का जो लाल किला है, ये आपके चतुर्भुज आकार का है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्भुज आकार का कौन सा किला है, तो वहां पर दिल्ली का लाल किला अलग अलग दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर जहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि चतुर्भुज आकार का जो किला है वो किसको जाना जाता है, तो वो दिल्ली के लाल किले को। और दिल्ली के लाल किले को कौन से पत्थर से बनाया गया है, कोई बताएगा दिल्ली के लाल किले को कौन से पत्थर से बनाया गया है, बताइए। सर ये बल्लभ पत्थर बनाया गया है। बिल्कुल सही है। ये जो लाल कलर का जो बलुआ पत्थर होता था, उस बलुए पत्थर से इसका निर्माण काल माना जाता है। और जो ये लाल रंग का जो पत्थर था ना, जिस रंग का प्रयोग किया गया था, उसी के नाम से इसे लाल किले के रूप में ये क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। आज हम जो इसको जानते हैं तो लाल किले के रूप में ही जानते हैं। और जो लाल किले का जो निर्माण की अगर हम बात करें, इसका जो कार्य जो वर्ष में किस वर्ष ये पूरा हुआ, तो आपको बता दो 1648 में इसका कार्य क्या हुआ, लाल किले का पूरा हुआ। और शाहजहां की अगर हम बात करें, ये शाहजहां द्वारा जो बनाए गए, जैसे आपने अभी उल्लेखित किया था कि भैया जैसे ताजमहल बनाया गया था जो आगरा में था, और आपने कहा कि जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, साथ ही आपकी मोती मस्जिद की भी जिक्र हुआ था अभी। तो ये लाहौर में जो स्थित है, ये तमाम चीजें उस समय ये भव्य रूप से क्या कर रहे थे, इनको निर्मित किया गया था। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। जी सर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि जो हुमायूं था, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए। अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इस मकबरे के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए, क्या है, किस प्रकार से निर्मित किया, कब यह बनाया गया था, ठीक है, किसने बनाया इसको, बताओ।
सर अकबर के बारे में बताना है। जो हुमायूं का मकबरे के बारे में बताओ मुझे, ये कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ सर स्थित ये है? सर ये आगरा में स्थित है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा आगरा में स्थित है। गुड, वेरी गुड। और मिस्ट्री आप बताइए बेटा। में हैं? दिल्ली में। हाँ, बताओ इसके बारे में। सर ये लाल बल्ला पत्थर से बना है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसको भी समझाते हैं। जब हम बात करते हैं कि हुमायूं का जो मकबरे की अगर हम बात करते हैं, तो आपने जो इसका उत्तर दिया कि अकबर के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सत्य है। हुमायूं का जो मकबरा है बेसिकली वो आपके कहाँ है? दिल्ली में इसको स्थित है। और जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में इसको क्या बनाया गया था? जो हुमायूं की जो पत्नी थी उसके देख रेख में क्या किया गया था? इस मस्जिद को निर्मित किया गया। जो ये इसका मकबरा है इसको किया गया था, बनाया गया था। और साथ ही कर मीरा एक मियाँ गीजा या मीरा जो क्या था यार उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मीजा ये गीगया करके उसका कुछ नाम है, उसके द्वारा इसका क्या गया था? जो हुमायूं का जो मकबरा था उसका क्या करता, किस प्रकार के मकबरा होगा, किस प्रकार से इस मकबरे में डिजाइन डाली जाएंगी, कहीं ना कहीं डिजाइन इसके द्वारा वो तैयार किया गया। और जो मकबरा था ना, अगर हम हुमायूं के मकबरे को देखें तो उसमें किस वास्तु कला का या कहीं किस वास्तुशैली का उदाहरण हमें देखने को मिलता है? जो हुमायूं का जो मकबरा बनाया बेसिकली वो आपके भारतीय और फारसी जो वास्तुकला था ना, उस वास्तुकला की हमें बहुत ही बेहतरीन झलक हमें हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। और ये मकबरा देखिए, अगर हम कहें किसी के, अगर हम कहें तो ये किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये भारतीय और फारसी शैली का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। और क्योंकि आपको पता है कि ये अकबर के समय में इसे बनाया गया और इसको क्या बोले उसके द्वारा बनाया गया था। और हुमायूं की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसका जो पूरा शासन की अगर बात करें तो उसके जो पुत्र था उसके पुत्र के हाथ में ये चला गया, तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी द्वारा इसको बनाया गया और कहीं ना कहीं ये बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया। हमने आपको ये क्वेश्चन भी याद होगा मुझे लगता है कि आईने अकबरी की जो रचना थी या उसकी रचयिता कौन है? आईने अकबरी की रचयिता कौन है? किसके द्वारा उसको निर्मित किया गया बताइए? इसके रचयिता कौन है बताइए? सर अबुल फजल। अबुल फजल, बिल्कुल सही है। अब आईने अकबरी के बारे में भी कुछ बताइए, क्या है ये, किस प्रकार की ये चीज है, बताइए, बताओ बेटा। आरती बताओ बेटा, ये क्या है? ये एक ग्रंथ है सर। ये बताइए किसके द्वारा इसको रचा गया है? अबुल फजल के द्वारा इसे रचा गया है। ये अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार पे ही रचा था। अकबर के समय में। ये आईने अकबरी है क्या? ये मुझे थोड़ा सा बताइए सर। आईने अकबरी मुझे इतना पता नहीं, पर जहां तक है कि अकबर के समय में जो जो चीजें हुई या जो हुआ वो इसके अंदर लिखा गया है, चित्रित किया गया है शायद। सुरेंद्र आप बताइए। जिस तरह से ही कुछ है सर। और मिस्ट्री आप बताओ। सर ये एक अकबर के टाइम का चित्रकार था अबुल फजल, और जो ये इसका ग्रंथ है आईने अकबरी, इसमें जो एक कार्य करता था उसके बारे में लिखा है सर। उसके कार्य किए हुए महत्वपूर्ण कार्य लिखे हैं, ठीक है, उस सब का उल्लेख है। चलिए थोड़ा सा आपके सामने इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं हम, थोड़ा समझिएगा और नोट भी करते हुए चलेगा। अगर जहाँ पर अगर आपका छूट जाता है तो आप YouTube के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम YouTube के माध्यम से भी ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं।
अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं आईने अकबरी की बात करते हैं, तो ये जो था, ये अकबर के दरबार का एक क्या था, अबुल फजल द्वारा इसको रचा गया था, जो अकबर नामा है, जिसमें अकबर के संपूर्ण जीवन काल का वृत्तांत लिखा रहता है। वो कब पैदा हो, उसने क्या करा, कौन सा युद्ध लड़ा, इसने क्या क्या चीजें करी अपने जीवन काल में, कौन सी चीजों को निर्मित किया, या समाज में इसका क्या रुतबा रहा, किस प्रकार से ये समाज के लिए हितकारी नीतियों बनाते हैं, चाहे सैनिकों के बारे में, ओवरऑल उसके जीवन काल का प्रत्येक घटनाक्रम के बारे में अकबर नामा में उसमें चर्चा किया है कि जो आईने अकबरी है, अगर हम जो बात करें तो जो अकबर नामा है ना, वो अकबर नामा का ही एक क्या है, एक भाग है। याद रखिएगा, आईने अकबरी अगर हम बात करते हैं तो ये अकबर नामा जो ग्रंथ है, उसकी जो आत्मकथा है, उसका एक छोटा सा क्या है, ये भाग है। अकबर नामा की अगर बात करें तो अकबर नामा को 3 भागों में इसको विभाजित किया गया, 3 भाग में है ये। और अगर हम इसके जो तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो तीसरे भाग में आईने अकबरी के बारे में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को देखने को मिलता है। आईने अकबरी को जो हमने कहा कि जो अकबर नामा के जो 3 भाग है, उसका जो तीसरा भाग, ये तीसरा खंड है, उस तीसरे खंड में हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में तमाम चीजें देखने को मिलते हैं, उसको पढ़ने में मिलते हैं। और जब हम आईने अकबरी की अगर बात करते हैं तो उसके भी अगर हम बात करें तो जो ये आईने अकबरी है, इसके भी क्या है, आप 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। इसके भी 5 भाग, सिर्फ आईने अकबरी के ही 5 भाग हैं। देखिए, पहले जो अकबर नामा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो तीसरे भाग का जो आईने अकबरी की हम बात करें तो इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों में विभाजित किया है। इस 5 भागों में जो विभाजित किया गया है, इसमें मुगल साम्राज्य का अगर हम बात करते हैं भौगोलिक सर्वेक्षण किस प्रकार से किया गया है, प्रांतों की विशेषताओं के बारे में बात करें। अगर हम बात करें बंगाल के जितने भी क्षेत्र में इसका जो शासन रहा, वहाँ के आंकड़ों का किस प्रकार से विस्तार पूर्व इसमें विवरण हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें जो ये पुस्तक है जिसे हम आईने अकबरी के बारे में बात करें, तो किस प्रकार से शासन प्रणाली को चलाया जाता है, उसके नियम कानून किस प्रकार से होंगे, उन सभी का वर्णन किया गया। जैसे आज हम कहते हैं कि कोई अगर ट्रिपल तलाक से संबंधित अगर कोई कानून बनता है, या कृषि कानून बनता है, या आपके जो हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार ने जो व्हीकल एक्ट बनाया था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या नई चीजें हैं, वो चीजें हम क्या करें, उसको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में भी हमें जो अकबर के काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली रही है, किस प्रकार से उसमें नियम कानून बने हैं, उन नियम कानूनों को किस प्रकार से लागू किया जाना है। और साथ ही अगर बात करें इसमें अकबर के द्वारा जितने भी सरकारी विभाग हैं और सभी सरकारी विभागों पर किस प्रकार से नियंत्रण के बारे में सारी जानकारी कि भैया जितने भी उसके विभाग हैं, गुप्त विभाग हैं, चाहे उसके अगर मैं कहूँ यह वित्तीय लेखा जोखा का विभाग हो, या चित्रशाला का या विभाग हो, या दरबारी क्षेत्रों में अगर बात करूँ, तमाम चीजों का जो एक शासन को चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को किस प्रकार से परिपूर्ण किया जाए, उसमें कानून नियम किस प्रकार से होने चाहिए। अगर सैनिकों को तनख्वाह दी जाती है तो किस मद से तनख्वाह दी जाएगी, अगर राज्य के बाहरी आवरण को अगर शक्ति प्रदान करनी है तो उसके किस प्रकार से नियम होने, किस सैनिक को कहाँ भेजना है, कौन से क्या है, उसमें सारे नियम कानूनों के बारे में ये तमाम चीजें। और अगर हम बात करें जो अकबर का जो शासन रहा, उसके शासन काल में किस प्रकार से शासन जो सरकारी विभाग हैं, जिन्हें भी सरकारी विभागों में जो भी चीजों को नियुक्त किया गया है, जिन जिन सिपह सलारों को जो भी चीजों को नियुक्त किया गया, उन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, उसके बारे में हमें आईने अकबरी में क्या मिलता है, संपूर्ण वृत्तांत इसमें हमें देखने को मिल जाता है। इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। जी सर। जी सर। पक्का? जी सर। देखिए, अगर आज की तिथि में अगर मैं कहूँ, जिस प्रकार से आपकी कंडीशन है, अगर इतने डीपली हमने पढ़ाया था उसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा, तो अभी भी किसी भी इस बच्चे में अगर पेपर अगर सिंपल आएगा तभी सिलेक्शन हो जाता है, अगर अन्यथा 20 में से भी किसी का सिलेक्शन होने की 0% उम्मीद है आज की तिथि में। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अकबर के किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में जो बुलंद दरवाजा जो बनाया गया था, देखिए अकबर के समय में जो राज्य उसने जीता और जिस राज्य में उसने अपने विजय के प्रतीक के रूप में या जो स्मारक के रूप में या स्तंभ के रूप में जो बुलंद दरवाजा जो निर्मित किया गया था, वो कहाँ किया गया था, किस राज्य में किया गया था, बताइए।
सर आगरा में किया गया था। बहुत सुंदर, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाने वाला है भैया। और मिष्टी सर जी, गुजरात। हाँ, ये छोटा सा प्रश्न आप नहीं बता पा रहे हो, जो कि आपने बहुत लंबे टाइम तक ये पढ़ा होगा। ये गुजरात में बनाया गया। हमने जब कक्षा 8th में थे या 10th में थे, तो हमने इस चीज को कई दफे बनाया कि बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके गुजरात में है। और गुजरात के अगर बुलंद दरवाजा, और अकबर ने गुजरात में कब विजय हासिल की थी, बताइए आरती। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जल्दी बताइए बेटा, समय कम है, अगला टॉपिक भी हमें लेना है फिर। चले मिष्टी, आप बताइए बेटा। सर मुझे याद नहीं आ रहा, ऑप्शन से तो बता दूंगी अभी मैं ना। चलिए मैं कुछ ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। 1572 से 1573 में, या 1652 से 1653 तक, या 1674 से 1675 तक, या 1571 से 1575 तक, बताइए। सर चलिए ज्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं करते हैं, हम सीधे अपने उत्तर पे आते हैं। जब हम बात करते हैं जो बुलंद दरवाजा जो बनाया गया था, जब अकबर ने क्या करा, जब गुजरात को इसने जब फतह किया था, जो ये फतह किया था इसने 1572 से 73 के बीच, 1572 से 1573 के मध्य इसने क्या कहा था, गुजरात में ये विजय फतह इसने लहराई थी। और उसके उसी टाइम पे अगर कहें तो 1601 का मैं आपको स्मरण कराऊं तो 1601 में जो फतेहपुर सिकरी में जो इसने क्या करा था, 1601 में हम देख याद रखो, 1601 में इसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा इसने बनाया। और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है ये इसकी ऊंचाई कितनी फुट है, तो आप ये लिख लीजिए जो इसकी ऊंचाई है, तो ये 134 फुट ये क्या है, ऊंचा ये दरवाजा है। और जो अगर हम बात करें इसका जो इसकी जो चबूतरे से अगर हम इसकी ऊंचाई को अगर हम नापते हैं, तो ये आपके 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर क्या किया गया है, इस जो बुलंद दरवाजा है इसको रखा गया है। कितने, आपके 42 फीट ऊंचे चबूतरे में ये क्या है, ये जो बुलंद दरवाजा है ये स्थित है। देखिए अगर हम बात करें जो फतेहपुर जो सिकरी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देते हैं। फतेहपुर जो सिकरी है, जो जहां यहाँ पर जो जामा मस्जिद है, उसका जो दक्षिणी दीवार है, अगर हम कहें जो दक्षिण भाग में, जो दक्षिण दिशा में जो ये मस्जिद है, मस्जिद के दक्षिणी दीवार में इसको क्या किया है, निर्मित किया गया है। और अगर हम बात करें भारत का, ये अगर हम कहें भारत का सबसे ऊंचा और अगर हम कहें वैभवशाली क्या है, ये प्रवेश द्वार के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हम कहें जिस प्रकार से मुगल काल में चित्रकला की अगर बात करें, चाहे हम स्थापत्य कला की बात करें, जिस प्रकार से ये एक उच्च शिखर तक पहुंची, कहीं ना कहीं जो मुगल सम्राट रहे हैं, मुगल शासक रहे, उनका बहुत ही ज्यादा योगदान चित्रकला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं भारत की जो चित्रकला के क्षेत्र में जो नया आयाम जो जुड़ा, जो नया अध्याय जुड़ा, वो आपके मुगल शासकों के आने के बाद वो अध्याय हमें देखने को मिलता है। इतना समझ गए, बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो तुरंत ही उसका क्या करें, आप आंसर दीजिए। जो भी यूट्यूब से देख रहा है वो भी तुरंत आप आंसर इसका दीजिए। अगर हम मुगल शैली की बात करते हैं, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई है, और बताइए। मुगल शैली की हमने परसों आपको बताया, जब मैंने मुगल काल प्रारंभ किया था तभी मैंने इसका जिक्र आपसे किया था। बताइए बेटा, आरती जल्दी आंसर दीजिए, क्विकली आंसर दीजिए। ईरानी, हाँ बस ईरानी में अटक गई। ईरानी नहीं सर, बहुत ईरानी और यूरोपी, सर ईरानी और भारतीय। ये किसने बताया? आरती आप बता, आरती आपने बोला?
नहीं सर, ये मिस्टर ने बोला है। तो आप बता भी नहीं पाओगे, सुरेंद्र भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको आता नहीं है, पढ़ाई नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ सर ईरानी शैली मिला के बना था हैं? राजपूत शैली और ईरानी शैली मिला के बना था ये। ठीक है, हमने जब बात करी थी, देखिए जब मुगल शैली की अगर हम बात करते हैं, मुगल शैली अचानक ऐसी प्रकट नहीं हो गई। हम अगर मुगल काल की अगर बात करते हैं तो पहले कोई जब ये जो ये सुन्नी मुसलमान थे, जब अगर ईरान से जब ये जो मुस्लिम जो भारत आए थे, तो भारत आते ही इनको मुगल थोड़ा कहा गया, मुगल शैली थोड़ा क्या, मुगल काल थोड़ा कहा गया इनका। ये क्या था, ईरान का एक तुर्क का क्या था सम्राट या शासक के रूप में हम बाबर को जानते हैं। जब ये भारत में आया, इसने जब पूर्व में जब भारत आया तो भारत में इसने देखा कि इसने भारत का कहीं ना कहीं पूर्व में एक बार मुआयना किया था, कि मुआयना करने के बाद जब ये ईरान लौटा तो इसने बहुत बड़ी एक सेना को इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद इसने दिल्ली में जिस प्रकार से आक्रमण करके दिल्ली का सिंहासन जब हथिया लिया था, तो हथिया लिया था। और उसके बाद इसका जो एक मेन जो टारगेट था कि भारत को, जितने भी भारत के जो राज्य हैं जहाँ पर चाहे देशी रजवाड़े हैं या जो भी हैं, उन रजवाड़ों पे जहाँ पर उनकी पकड़ कमजोर है, उन राज्यों को अपने जीवन काल में ये जीतता चला गया। अब जब मुगल काल की अगर जब मुगलों की अगर बात करते हैं तो मुगल काल क्या हुआ, जब भारतीय शैली की बात करते हैं तो भारतीय शैली के अंदर राजस्थानी शैली का बात आती है। देखिए राजस्थानी शैली और ईरानी शैली का जब मिश्रण हुआ ना, जब इनका कुलाब हुआ, जब कुलाब होने के बाद जिस नई शैली का जो मिश्रण से जिस नई शैली का उदय हुआ, उस शैली को ही हम क्या कहते हैं, मुगल शैली के रूप में जानते हैं। अब इसमें कौन सी शैली, जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पर राजपूत शैली, बिल्कुल सही है कि भारत में हम जो अनुमान जानते हैं कि सिर्फ राजस्थानी शैली के साथ इसका मिश्रण हुआ, तो राजस्थानी शैली की हम बात करते हैं राजपूत। जब बहुत कम पूछा जाता है राजपूत, तो ओवरऑल ये पूछा जाता है किस शैली के साथ आपके इसका मिश्रण हुआ था, राजस्थानी और साथ ही ईरानी शैली। अब बात करेंगे मुगल शैली में भारतीय, अगर हम बात करें तो राजस्थानी साथ ही अगर पर्शियन की अगर बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलता है ईरानी शैली के मिश्रण से क्या हुआ, ये शैली का उदय हुआ। जब हम राजस्थानी शैली की बात करते तो राजस्थानी शैली को किस नाम से जाना जाता था पूर्व में? आरती जल्दी बताइए, हम राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से। और मिस्टर जल्दी बताओ बेटा, सर क्या बताना? राजस्थानी शैली को किस शैली के रूप में हम जानते थे, किस शैली के नाम से हम पुकारते थे, जल्दी बताइए। सर पर्शियन। पर्शियन की जो हम बात करें तो वो ईरानी शैली को कहा जाता है। जो पर्शियन है वो आप या तो पर्शियन कहिए या फिर ईरानी शैली कीजिए, तो वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम जब भारतीय कहते हैं तो भारत के अंतर्गत क्या आ गया, पूरा भारत के जो शैली की अगर हम बात करें उसमें राजस्थानी शैली आ जाती है। अब देखिए राजस्थानी शैली को पूर्व में जो कहा जाता तो इसको हिंदू शैली भी इसको कहा जाता है। हिंदू शैली के रूप में भी हम क्या जानते हैं, राजस्थानी शैली को जानते हैं। मुगलों का प्रभाव पहले दफे जब हम बात करते हैं, जब मुगल जब भारत आए तो इनका जो प्रभाव सौराधिर रूप में किस भाग में सौराधिर रूप में हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के क्षेत्र में इनका प्रभाव हमें सबसे पहले देखने को मिला। और उत्तर भारत में ही जो शैली उस समय प्रचलित थी, जिस शैली में चित्रांकन हो रहा था, हम तो इतिहास में हम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जहाँ पर कला के क्षेत्र में हम उसमें जिक्र करते हैं, ना कि हम उसमें कितना युद्ध हुआ, क्या हुआ, कौन क्या इसने द्वारा क्या कौन सी योजनाएं चलाई गई थी या कौन सा कर लिया जाता है, किस प्रकार से चीजें करी, हम उसमें हम तो मुगलों का वो वाला पक्ष देखते ही नहीं। हम मुगलों का बहुत शानदार वर्क हम कह रहे हैं, उनका वो पक्ष देखते हैं जहां पर उनकी सौंदर्यता की बात करते हैं, जहां पर आर्ट की बात करते हैं, हम वाला पक्ष हम देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं राजस्थानी शैली के, जो उस समय उत्तर भारत में इनका प्रचलन क्या था, राजस्थानी शैली का उस समय क्या था, उत्तर भारत में इसका प्रचलन था। क्योंकि सबसे पहले जो प्रभाव मुगलों का जो रहा उत्तर भारत में, इनका क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा, और इसी समय में आपकी राजस्थानी शैली में आपका ये उत्तर भारत में इसका प्रचलन था। और मुगल शैली, अगर मुगलों की अगर बात करें, मुगलों ने ईरानी शैली के जो चित्रकार थे, कहीं ना कहीं उन चित्रकारों को इसका श्रेय जाता है। और इन दोनों शैलियों का क्या हुआ, परस्पर जब मिश्रण हुआ, मिश्रण से जो शैली आगे चलकर बाद में मुगल शैली के रूप में जो कहा जाने लगा, उसको क्या कहते हैं, इंडो पर्शियन
शैली के रूप में इसको कहा जाता था। बाद में ये चलकर किस नाम से जाने जाने लगी, इसको मुगल शैली के रूप में जाने जाने। अब मुगल शैली से पूर्व मुगल शैली को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बनेगा इंडो पार्शियन शैली के रूप में जाना जाता है। जब दो शैलियों का मिश्रण हुआ, एक नई शैली का जो उदय हुआ, तो वो शैली आपके क्या था? आपकी मुगल शैली के रूप में ये हमारे सामने प्रकट हुई। इतना तो समझ में आ गया होगा, बताइए। अरे बताओ जल्दी। जी सर। जी आवाज नहीं आ अब आ रही है आवाज? नहीं, आपकी आ रही है सर। आप